हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 में ये हमारी सेकंड एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेबर लॉज इन इंडिया। ओके, अब ये एक्ट थोड़ी सी बड़ी है तो हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। अब देखिए, इसे शुरू करने से पहले मैं दोबारा से आपसे बोल रहा हूँ, पहले भी कई बार बोला है मैंने, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ रहे हैं इन नोट्स या किसी भी नोट से, तो एक बार बेयर एक्ट को रेफ़र ज़रूर करना। बेसिकली आप एक बार सभी बेयर एक्ट्स को ज़रूर पढ़ो, हर एक्ट की बेयर एक्ट को ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि बेयर एक्ट से कई बार टू द पॉइंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो लैंग्वेज बेयर एक्ट में लिखी हुई है सेम वही स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। अब ये जो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं ये सभी नोट्स, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है आपके समझने के लिए, बट स्टिल आप एक बार बेयर एक्ट ज़रूर पढ़िए। ओके, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 जो है वो कहता है, दिस लॉ इज कॉल्ड द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। पूरे इंडिया में ये अप्लाई होगा और इस एक्ट के इफेक्ट में आने की डेट डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, जो आएगा गवर्नमेंट गजट में। ओके, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात है। अब देखो, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेफिनेशन हमने अब तक पढ़ी है, अब तक की सारी एक्ट्स में पढ़ी है, इस एक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है। ट्रेड यूनियंस के केस में, बेसिकली यूनियन का मतलब यहाँ पर ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियंस के केस में ऐसी ट्रेड यूनियंस जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट करती हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी ट्रेड यूनियंस जो सिर्फ एक ही स्टेट में लिमिटेड हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानेंगे, ठीक है? यानी ऐसी ट्रेड यूनियंस जो सिर्फ एक ही स्टेट में ऑपरेट करती हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा स्टेट्स में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव कौन होगा? ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रेड यूनियंस के अफेयर्स को रन करते हैं और मैनेज करते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन को चलाने की जो एक छोटी सी बॉडी होती है ग्रुप ऑफ पीपल की, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ऑफिस बियरर कौन होगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी के हर मेंबर को ऑफिस बियरर कहा जाएगा, लेकिन ऑडिटर को ऑफिस बियरर नहीं कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना, ऑडिटर को ऑफिस बियरर नहीं माना जाएगा। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा? इस एक्ट में जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसका जो हेड ऑफिस होगा उसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी होगी? जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रजिस्टर्ड हुई है, उसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहेंगे। अब रजिस्ट्रार कौन होगा? देखिए, रजिस्ट्रार, इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्शन 3 के तहत, ठीक है? और एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार ही माना जाएगा, ठीक है? तो वो होगा रजिस्ट्रार। एंड इन रिलेशन टू एनी ट्रेड यूनियन, अगर किसी स्टेट के लिए रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया है तो उसे रजिस्ट्रार माना जाएगा जहाँ पर किसी ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है? तो उसे उस ट्रेड यूनियन के लिए उस रजिस्ट्रार को ही रजिस्ट्रार माना जाएगा जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उस स्टेट के लिए अपॉइंट किया हुआ है। नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्प्यूट? ट्रेड डिस्प्यूट बेसिकली दो पार्टीज़ के बीच में होता है। दो पार्टीज़ के बीच में तीन तरीके से। सबसे पहले तो दो पार्टीज़ कौन सी हैं? एम्प्लॉयर और वर्कमैन। इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसे हम ट्रेड डिस्प्यूट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किन मामलों में इनका जो डिस्प्यूट है उसे ट्रेड डिस्प्यूट माना जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि किसी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में होगा कि तूने मेरे 10 रुपये कल ले लिए थे और उसे ट्रेड डिस्प्यूट मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किन कंडीशंस में मानेंगे? या तो वो डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट इन पार्टीज़ के बीच में होता है तो उसे ट्रेड डिस्प्यूट कहा जाएगा, ठीक है? अब यहीं पर वर्कमैन की बात आ जाती है। वर्कमैन कौन होंगे? हर ऑल पीपल जो ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं उन्हें वर्कमैन कहेंगे। अब चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हुए हों या ना हुए हों उस पार्टी के द्वारा जो डिस्प्यूट का हिस्सा है, ठीक है? मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो दूसरी इंडस्ट्री का है, लेकिन वर्कमैन दूसरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तब भी उसे वर्कमैन की डेफिनेशन में रखा ही जाएगा। नाउ ट्रेड यूनियन क्या है? एनी ग्रुप, यहाँ पर ध्यान देना, टेम्परेरी या परमानेंट। ट्रेड यूनियन दोनों तरीके की हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। एनी ग्रुप, टेम्परेरी या परमानेंट, फॉर्म्ड मेनली फॉर रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन, यानी कि ट्रेड यूनियंस ऐसी टेम्परेरी या परमानेंट बॉडी है जो रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है। किसके बीच में? वर्कर और एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक
ठीक है। इनके बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है उस बॉडी को कहेंगे ट्रेड यूनियन। वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी इम्पोज की जा सकती हैं इस ट्रेड यूनियन द्वारा, ठीक है, कि टू कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस आपस में जुड़ गई हैं, अमेलगमेट हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, उन्हें भी ट्रेड यूनियन माना जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। ये एक्ट जो होगी ये किन जगह पर अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहले तो बिजनेस पार्टनर्स के बीच उनके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने देखा था ट्रेड डिस्प्यूट एम्प्लॉयर के बीच में माना जाएगा, तो इस कंडीशन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। कोई भी एग्रीमेंट जो एक एम्प्लॉयर और उसके खुद के एम्प्लॉयज़ के बीच में हुआ है उसे भी इस एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। एंड एनी एग्रीमेंट अबाउट सेलिंग बिजनेस गुडविल और इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोफेशन, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट, तो इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों कंडीशंस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगी। अब चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक रजिस्ट्रार हर ट्रेड यूनियन के लिए, हर स्टेट के लिए जहाँ पर ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एज मैनी एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स एज नीडेड, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है, नेसेसरी है कि एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स को भी अपॉइंट करना चाहिए तो वो भी कर सकती है। अब ये जो ऑफिसर्स होंगे एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ये मेन रजिस्ट्रार जो है ना यहाँ पर जैसे अपॉइंट किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, इसके सुपरविजन में काम करेंगे और हर वो स्पेसिफिक पावर और फंक्शन हैंडल करेंगे जो गवर्नमेंट ने उन्हें दिया हुआ है, और इनके लोकल एरियाज डिफाइंड होते हैं, उसमें ही ये रहकर काम करेंगे। अब रजिस्ट्रार का काम अगर एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार कर रहे हैं तो तब उन्हें रजिस्ट्रार ही माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी इंसान को एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार बनाया गया है, लेकिन वो पावर्स और फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है अपने रजिस्ट्रार के, जो मेन रजिस्ट्रार है उसके ही, तब इस कंडीशन में उसे रजिस्ट्रार की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, बस इतनी सी बात है। अब सेक्शन 4 कहता है कि रजिस्ट्रेशन करोगे किस तरीके से, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेड यूनियन के, तो बेसिक रूल कहता है कि 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स एक ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेड यूनियन रूल्स पर साइन करके, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ, और उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके, फॉलो करके जो इस एक्ट में दी हुई हैं ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स, क्योंकि ये पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो मिनिमम मेंबर्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिश और इंडस्ट्री। सबसे पहले आपकी जो ट्रेड यूनियन है ना, उसके जो इंडस्ट्री में टोटल वर्कर्स जितने हैं उसका 10% या फिर 100 वर्कर्स जो भी कम हो, वो एक्चुअली ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन की डेट पर। यानी जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, उस डेट पर 10% या 100 जो भी मिनिमम हो उतने आपके ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए। और इसका भी एक एब्सोल्यूट मिनिमम भी है जो कि मिनिमम 7 है। एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें 500 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए 10% कितना होगा, 50 मेंबर्स या फिर 100, जो अभी हमने लिमिट देखी, लेकिन मिनिमम हमें विच एवर इज स्मॉलर वो देखना है। तो मिनिमम इसमें 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पर 50 वर्कर्स हैं तो उसका 10% मिनिमम तो 5 मेंबर्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्ट कह रही है कि 10% ले लो या फिर 100 वर्कर से ले लो, जो भी मिनिमम हो। अब मिनिमम तो 5 है, लेकिन दूसरा सेक्शन कह रहा है, दूसरा पॉइंट उसका कह रहा है कि 5 नहीं, आपको मिनिमम 7 वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रजिस्टर करने के लिए 5 नहीं बल्कि 7 मेंबर्स की ज़रूरत ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, या तो 10% हो या फिर 100 हो, इन दोनों में से जो भी कम हो वो, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। व्हाट इफ सम एप्लीकेंट्स बैक आउट। अब क्या हो, एप्लीकेशन देने के बाद कुछ मेंबर्स ने कहा कि नहीं भैया, हमें तो तुम्हारी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बनना है और हम तो वापस जा रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा,
विदड्रॉ देयर सपोर्ट आफ्टर अप्लाइंग बट बिफोर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। मतलब आपने एप्लीकेशन दे दी है लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है और इसी बीच में कुछ मेंबर्स आपकी ट्रेड यूनियन से अलग हो गए। अब उसमें दो कंडीशंस हैं। अगर आपकी ट्रेड यूनियन में एग्जाम्पल के लिए टोटल 20 मेंबर्स थे मान लीजिए, जिसमें से हाफ और फ्यूअर यानी कि मान लो 8 इसमें से चले गए, तो इस केस में आपकी एप्लीकेशन वैलिड रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एप्लीकेशन वैलिड ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें से मोर देन हाफ बैकआउट यानी कि मान लो 12 लोग चले गए, तब एप्लीकेशन आपकी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा कह रहा है, अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया है जिसमें से 4 चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन अभी भी बनी रहेगी। लेकिन अगर 6 लोग वापस चले जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। यानी हाफ और फ्यूअर हैं, 50% से कम अगर हैं तो एप्लीकेशन वैलिड है, 50% से ज़्यादा चले गए तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। सेक्शन 5 कह रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से दोगे। तो व्हेन यू अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन, सबसे पहले तो आप अपने ट्रेड यूनियन के जो रूल्स हैं उनकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दो। और ये जो रूल्स हैं ना, ये सेक्शन 6 में दिए हुए हैं कि किन चीज़ों पर रूल्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब ये रूल्स की कॉपी तो दे दी, इसके साथ साथ नेम, जॉब्स एंड एड्रेसेस ऑफ मेंबर्स अप्लाइंग, जितने भी मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं मान लो 7 या 7 से ज़्यादा, तो उनके नाम, उनकी जॉब और मतलब ऑक्यूपेशन उनका, और उनका जो एड्रेस है वो देना होगा। और अगर सिर्फ वर्कर्स की यूनियन है तो उनके नाम, ऑक्यूपेशन और वर्क प्लेस का एड्रेस देना होगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन का नाम और उसका हेड ऑफिस का एड्रेस देना होगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन के नेम को लेकर भी बहुत यहाँ पर सेक्शंस दिए हुए हैं, उसे हम अभी देखेंगे, ठीक है। और ऑफिस बियरर्स की डिटेल्स भी दी हुई होंगी, यानी कि जो भी आपके ऑफिस बियरर्स हैं ना, एग्जीक्यूटिव हैं या मान लो आपने अपनी ट्रेड यूनियन में प्रेसिडेंट रखा हुआ है, सेक्रेटरी रखा हुआ है, तो उन सभी की डिटेल्स भी देनी होंगी, जिनमें उनका नाम, टाइटल, एज, एड्रेस एंड जॉब ऑफ द ऑफिस बियरर, यानी वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजर है या कौन है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स भी देनी होंगी आपको, किसके साथ, अपनी ट्रेड यूनियन के रूल्स के साथ। किसको देनी होंगी, रजिस्ट्रार को। नाउ अगर मान लो कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जो अपनी अप्लाई करने की डेट से 1 साल से पहले तक एग्जिस्ट करती है, मान लीजिए जनवरी 2026 में मैं गया रजिस्ट्रार के पास 10 लोगों के साथ और मैंने कहा कि हमारी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर दो, लेकिन मेरी जो ट्रेड यूनियन है वो 2020 में ही बनी हुई है, 1 साल से ज़्यादा तक एग्जिस्ट कर रही है, 1 साल से ज़्यादा से। तो इस कंडीशन में मुझे अपनी ट्रेड यूनियन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें मेनली असेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी, उसका भी एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देना होगा और इसे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मुझे देना होगा रजिस्ट्रार को, ओके। यानी सबसे पहले आपको ट्रेड यूनियन की कॉपी देनी है अपने रूल्स की, उसके बाद ये सभी चीज़ें देनी है, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सभी, हेड ऑफिस का एड्रेस देना है, ट्रेड यूनियन का नाम वगैरह देना है, ये सभी देना है। उसके बाद अगर आपकी ट्रेड यूनियन को 1 से ज़्यादा साल हो चुका है तो आपकी ट्रेड यूनियन के जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी, असेट्स बेसिकली संपत्ति होती हैं और लायबिलिटीज़ बेसिकली जो आप एक तरह से कह सकते हैं आप दूसरे को ओ करते हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि इसका उधार चुकाना है या फिर आपने कहीं बाहर से लोन लिया हुआ है, तो वो सभी लायबिलिटीज़ में आता है। तो इसका भी एक स्टेटमेंट आपको देना होगा। अब सेक्शन 6 कह रहा है कि रूल्स, जो ट्रेड यूनियन के रूल्स हैं जो अभी हमने सेक्शन 5 में सबमिट किए हैं, उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको इंक्लूड करना ही है, और इनके बिना ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। यानी अ ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस इट्स रूल्स कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो लीडरशिप रिक्वायरमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी फॉर्म्ड एज पर दिस एक्ट। जो भी सेक्शन 22 में जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव बनाना है आपको। एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बेयरर्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर्स होंगे ना, उनका मैक्सिमम टर्म होगा 3 साल का। रीअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मैक्सिमम 3 साल के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाएगा, ओके। अब देखिए ये जो हेडिंग्स हैं, लीडरशिप रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रूल्स, ऑपरेशनल रूल्स, ये सभी बेयर एक्ट में नहीं दी हुई हैं, बस मैंने आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, ओके। अब देखो, ट्रेड यूनियन के लिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस भी होती है, जिसमें अगर रूरल वर्कर है तो ₹1 पर साल, ठीक है, हर साल के लिए ₹1।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई वर्कर है तो उसके लिए 3 रुपये हर साल, और अगर कोई और वर्कर है इन दोनों के अलावा तो उसके लिए 12 रुपये पर ईयर। अब फाइनेंशियल रूल की बात आ जाती है। लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स मस्ट बी मेंटेन, यूनियन मस्ट कीप एन अपडेटेड मेंबरशिप रिकॉर्ड, members and office bearers can inspect the list, safe custody of the funds and trade union, annual audit of accounts as per government rules, जैसा गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है। एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट बुक्स बाय द ऑफिस बियरर्स एंड मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि जो ऑफिस बियरर्स होंगे और ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे उनके लिए अगर वो कभी चाहें तो अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ के रूल्स आपको बनाने होंगे। ऑपरेशनल रूल्स, जिसमें नेम ऑफ ट्रेड यूनियन आपको देना होगा, फुल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, आपने ट्रेड यूनियन बनाई किस लिए है उसका भी ऑब्जेक्ट और पर्पस आपको देना होगा। अब जनरल फंड्स जो आपकी ट्रेड यूनियन के होंगे, देखो इस एक्ट के हिसाब से ना ट्रेड यूनियन के 2 तरीके के फंड्स होते हैं, एक होता है जनरल फंड और एक होता है पॉलिटिकल फंड। दोनों ही डिफरेंट होते हैं और दोनों को ही एक दूसरे के पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब ऑपरेशनल रूल्स में जनरल फंड्स को आप किस लिए यूज़ करेंगे वो उसका पूरा रूल्स आपको बनाने होंगे और रजिस्ट्रार को बताना भी होगा, और इस एक्ट के हिसाब से वो लीगल होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्पेक्शन देयर ऑफ बाय ऑफिस बियरर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। बेसिकली जो मेंबर्स की लिस्ट है वो भी आपको मेंटेन करके रखनी होगी, और उसके लिए भी अगर कोई ऑफिस बियरर या मेंबर जो ट्रेड यूनियन का है वो इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो भी आपको अलाउ करना होगा, उसके रूल्स भी बनाने होंगे। ऑर्डिनरी मेंबर्स के एडमिशन, ठीक है, और ऑनरेरी और टेम्परेरी मेंबर्स के एडमिशन, इनके भी रूल सेपरेटली बनाने होंगे। अब देखो ऑर्डिनरी मेंबर्स जो हैं वो लोग हैं जो एक्चुअली उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिससे ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। ऑनरेरी और टेम्परेरी मेंबर्स जो हैं वो बनाते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट। सेक्शन 22 में उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आउटसाइडर्स भी होते हैं। नाउ कंडीशंस रिलेटेड टू बेनिफिट्स एंड पेनल्टीज, यानी अगर कोई फाइन या फॉरफीचर पेनल्टीज लगानी है या फिर बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करवाने हैं उनके भी रूल्स बनाने होंगे। रूल्स किस तरीके से चेंज होंगे ये भी, इसका भी पूरा प्रोसीजर उसे देना होगा रजिस्ट्रार को। एंड द मैनर इन विच members of the executive and other office bearers of trade union shall be elected and removed, यानी कि जो ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियरर्स होंगे उनके इलेक्शन और उनके रिमूवल दोनों के ही प्रोसेस आपको बताने होंगे। एंड ये भी बताना होगा कि अगर हम ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करेंगे यानी उसे ख़त्म करेंगे तो वो किस तरीके से करोगे आप, ठीक है। तो इन सभी रूल्स को आपको रजिस्ट्रार को बताना ही होगा, सभी रूल्स को, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। सेक्शन 7 ये कह रहा है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सेक्शन 5 के हिसाब से या फिर सेक्शन 6 के हिसाब से, और रजिस्ट्रार को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, और जब तक आप उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। बेसिकली आपको उसे इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा। अब नेम क्लैश अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार कह रहा है कि जो भी नाम आप अपनी ट्रेड यूनियन का रख रहे हो वो किसी भी और ट्रेड यूनियंस के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए एक ट्रेड यूनियन बनी भारत मिल वर्कर्स यूनियन, ठीक है, लेकिन आप अब जा रहे हो नई ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, आपको भी उसका नाम भारत मिल वर्कर्स यूनियन ही रखना है, तो रजिस्ट्रार कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, नाम अलग ही होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और सिमिलर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती है नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन और आप बना रहे हो नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स एसोसिएशन, तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया ना, लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको एक ब्रांड के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक ब्रांड है पूमा, अब मैं एक नया ब्रांड बनाने वाला हूँ और मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है P.Oma, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ सस्ते प्रोडक्ट्स, पूमा बना रही है प्रीमियम प्रोडक्ट्स। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लोग इतना ध्यान नहीं देंगे ब्रांड नेम पर और उन्हें लगेगा ये डॉट को वो नहीं देखेंगे, पॉइंट को, और उन्हें लगेगा कि वो ओरिजिनल जो पूमा ब्रांड है उसके ही प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। लेकिन इससे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है और उनके लिए इमेज किसकी ख़राब होगी, जो ओरिजिनल पूमा ब्रांड है उसकी,
ठीक है, इसीलिए नाम ना तो सिमिलर होना चाहिए ना ही आइडेंटिकल होना चाहिए, आपको नाम डिफरेंट ही रखना होगा। अब सेक्शन 8 कहता है रजिस्टरिंग। बेसिकली अब रजिस्ट्रार पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि भैया हाँ हाँ तुमने अपनी सेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर ली हैं, सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर ली हैं, तो अब मैं तुम्हारी ट्रेड यूनियन जो है उसे रजिस्टर कर देता हूँ और गवर्नमेंट का जो रजिस्टर है उसमें एंटर कर देता हूँ तुम्हारी ट्रेड यूनियन का नाम, और सारी जो डिटेल्स तुमने मुझे दी हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ उसे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट को जो रजिस्टर्स है ना उनमें आपका नाम अब आ जाएगा जब आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं। अब सेक्शन 9 कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर तो कर दिया, गवर्नमेंट जो रजिस्टर है उसमें भी एंटर कर दिया, लेकिन ट्रेड यूनियन के पास क्या सबूत है कि रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, है ना, मैं कैसे मानूँ? तो सेक्शन 9 कह रहा है कि रजिस्टर होने के बाद ना रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। जब आपकी ट्रेड यूनियन सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर हो जाएगी तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी ट्रेड यूनियन जो है वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुकी है। अब सेक्शन 9A कह रहा है कि चलो भैया तुम्हारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, लेकिन अब तुम्हें एक कंडीशन हमेशा ही फुलफिल करनी पड़ेगी जब तक ट्रेड यूनियन को बनाकर रखना चाहते हो। ठीक है, सेक्शन 9 कह रहा है कि जितनी भी तुम्हारी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ना उसमें तुम्हें मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट हमेशा ही फुलफिल करके रखनी पड़ेगी, जो है 10% या फिर 100 जो भी स्मॉलर हो, सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 वर्कमैन। ये कंडीशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ये हमेशा ही तुम्हें फुलफिल करके रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर फैक्ट्री में 500 वर्कर्स हैं तो मिनिमम 50 मेंबर्स तो तुम्हें चाहिए, 2000 हैं तो मिनिमम 100 चाहिए, क्योंकि 200 और 100 में से 100 कम होगा। ठीक है, इसका 10% 200 आएगा, लेकिन हमें मिनिमम तो 100 ही चाहिए ना, तो 100 तो कम से कम रखने ही है। लेकिन अगर तुम्हारी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं तो उसके हिसाब से तो तुम्हें 5 मेंबर्स चाहिए, लेकिन एक्ट कह रही है कि कम से कम 7 वर्कमैन तो होने ही चाहिए। तो इसीलिए एट ऑल टाइम हमेशा तुम्हें ये मिनिमम 7 वर्कमैन तो बनाकर रखने ही होंगे अपनी ट्रेड यूनियन में। एंड इट सेल्स एट ऑल टाइम्स, हमेशा इसे बनाए रखना होगा। और ये मेंबर्स वो हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज़ में जिससे ये ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। अब सेक्शन 10 कह रहा है कि चलो ठीक है तुमने मेंबरशिप भी मेंटेन कर ली, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन अब कैंसिल भी तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन, है ना। अब कैंसिल किस कंडीशन में होगा? सबसे पहले तो यूनियन खुद बोल रही है कि भैया हमें नहीं चलानी, अब इसे बंद कर दो, तो रजिस्ट्रार को वो अप्लाई करेगी और एप्लीकेशन वेरीफाई करके रजिस्ट्रार जो होगा इनका ट्रेड जो सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके अलावा किन कंडीशंस में कर सकता है? अगर रजिस्ट्रार को पता चलता है कि ये जो सर्टिफिकेट तुमने लिया है ट्रेड यूनियन ने वो या तो फ्रॉड से लिया है, यानी तुमने गलत जानकारी दी है मुझे, तुम्हारे मेंबर्स इतने नहीं थे, तुमने रूल्स गलत फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है, या फिर मिस्टेक से लिया है, यानी तुम्हें तुम्हारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी हो गई, ये मिस्टेक से हुआ है। यूनियन सीज टू एग्जिस्ट, यानी यूनियन बंद हो चुकी है, ना तो उसमें कोई एक्टिविटी है, कोई मेंबर नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रार उसे बंद कर सकता है। विलफुली ब्रोक द लॉ, यानी आप कोई इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रार ने आपसे बोला था कि ये काम मत करो, ये अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन ट्रेड यूनियन ने बोला तुम रजिस्ट्रार हो गए अपने घर पे, मैं तो फिर भी करूँगा, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देता हूँ, फिर कैसे कर लोगे। और अपने रूल्स जो हैं, ट्रेड यूनियन के रूल्स जो हैं, उसे ट्रेड यूनियन ने इलीगल रखा हुआ है, ठीक है, यानी रजिस्ट्रार ने तुम्हें बहुत बार नोटिस दिया हुआ है लेकिन फिर भी तुम उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू कर रहे हो जो इलीगल हैं, या फिर मैंडेटरी रूल्स जो हैं उन्हें ही तुमने रिमूव कर दिया, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन रूल्स, ऑडिट रूल्स, इन सभी को तुमने रिमूव ही कर दिया अपने रूल्स में से। तो इस कंडीशन में भी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। या फिर नॉट इनफ मेंबर्स, जो अभी सेक्शन 9A में हमने देखा था, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, मिनिमम 7 मेंबर्स की, या फिर 10% और 100 वाली जो थ्रेशोल्ड है, उसे अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब भी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा। लेकिन कैंसिल करने से पहले ना ट्रेड यूनियन को 2 महीने का रिटर्न नोटिस देगा। और ये नोटिस क्यों? ताकि अगर ट्रेड यूनियन
कोई गलती कर रही है या फिर वो अपनी गलती को सुधार सकती है, तो उसे 2 महीने का समय तो मिले कि वो अपनी गलती को सुधार ले और उसे ट्रेड यूनियन बनाए रखने का मौका मिले। और रजिस्ट्रार जो होगा वो इस 2 महीने के नोटिस के साथ ये भी बताएगा कि तुम्हारा कैंसिलेशन क्यों प्रपोज हुआ है। अब ये 2 महीने का जो नोटिस है ना, अगर ट्रेड यूनियन ने खुद ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तब ये 2 महीने का नोटिस रजिस्ट्रार नहीं देगा। ठीक है। नाउ सेक्शन 11 कह रहा है कि रजिस्ट्रार ने तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया ट्रेड यूनियन का, या फिर तुम्हारी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में तुम कर सकते हो अपील। किन 2 कंडीशंस में? सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी यूनियन को रजिस्टर ही नहीं करूँगा, या फिर रजिस्ट्रार ने तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसे कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया, तो इसके अगेंस्ट तुम कर सकते हो अपील। कितने टाइम में? एज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। नाउ वेयर यू अपील डिपेंड्स ऑन अ ट्रेड यूनियंस हेड ऑफिस लोकेशन, यानी आपको अपील कहाँ पर करनी है ये डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन के ऑफिस लोकेशन पर। सबसे पहले तो प्रेसिडेंसी टाउन में अगर तुम्हारी यूनियन है, प्रेसिडेंसी टाउन बेसिकली क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश पीरियड में बनी हुई थी, तो उस समय में जो लार्ज सिटीज़ थी, मेजर सिटीज़, उन्हें प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता था। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जिसमें बेसिकली बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। तो अगर तुम्हारी ट्रेड यूनियन ऐसी किसी जगह पर है जिसे प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता है, तो तुम अपील करोगे सीधा हाई कोर्ट में। या फिर अगर तुम्हारी ट्रेड यूनियन की जो लोकेशन है वो लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जूरिसडिक्शन में आ रही है, ठीक है, तो इन दोनों में अप्लाई करोगे, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। एनी अदर एरिया, अगर इनके अलावा कहीं और है तो तुम सिविल कोर्ट में अप्लाई करोगे, जो कि लोअर नहीं होनी चाहिए एडिशनल या फिर असिस्टेंट जज प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जूरिसडिक्शन से, जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एरिया के लिए अपॉइंट करती है। और इस पॉइंट को याद रखना, पॉइंट बी को, ठीक है। अब अपील कोर्ट क्या करेगी? सबसे पहले तो अपील को डिसमिस करने का भी पावर है उसके पास। अगर अपील को डिसमिस कर देती है वो अपीलेट कोर्ट, तो फिर रजिस्ट्रार का डिसीजन बरकरार रहेगा। अगर रजिस्ट्रार को बोलती है कि यूनियन को रजिस्टर करो, तो फिर जो रजिस्ट्रार होगा वो उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, जो कि सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था। या फिर सेट असाइड कैंसिलेशन और विड्रॉल, यानी कि अगर रजिस्ट्रार ने आपकी ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है तो एपीलेट कोर्ट कह रही है कि इसे जो कैंसिलेशन रजिस्ट्रार ने किया है ना, उसे ही कैंसिल कर दो उस डिसीजन को, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो रीस्टोर हो जाएगा और आपको दोबारा से काम करने का मौका मिलेगा। बेसिकली मान लो रजिस्ट्रार ने आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था उसे कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया, आपने अपील किया, अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया रजिस्ट्रार गलत था इस केस में, और आपका जो सर्टिफिकेट है ट्रेड यूनियन का वो आपको वापस मिल जाएगा और आप एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ही माने जाओगे। नाउ एपीलेट कोर्ट शाल, सबसे पहले तो एपीलेट कोर्ट जो होगी वो सिविल कोर्ट की जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करेगी, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया हुआ है। अब अपील का जो कॉस्ट होगा उसे डिसाइड करेगी, और ये भी डिसाइड करेगी कि ये जो लीगल कॉस्ट हुआ है इसे देगा कौन, केस जीतने वाला, केस हारने वाला, या फिर शेयर्ड होगा। और जो भी कॉस्ट होंगे उन्हें रिकवर ऐसे करेगी जैसे कि कोर्ट का जजमेंट है। अब यहाँ पर एक सेकंड अपील का भी प्रोविज़न है। अब तक हमने जितनी भी एक्ट्स पढ़ी हैं उनमें सेकंड अपील का प्रोविज़न बहुत ही कम देखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि अभी जो हमने सबसेक्शन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, बेसिकली ये वाला जो क्लॉज है ना, एनी अदर एरिया वाला, अगर इनमें से किसी कोर्ट ने आपकी अपील को डिसमिस किया हुआ है तो फिर आप फर्दर अपील भी कर सकते हो, और फिर आपके पास एक राइट टू अपील होगा सीधा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की पावर्स सेम होंगी जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की है ना, सेम वही पावर्स हैं, रजिस्टर कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है सर्टिफिकेट, जो भी पावर्स उसमें है सेम वही है यहाँ पर भी। नाउ सेक्शन 12 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, वहाँ पर ही जो भी सारे कम्युनिकेशंस उस ट्रेड यूनियन के साथ होने हैं वो उस ऑफिस में ही होंगे, जो भी जैसे कि ऑफिशियल लेटर, नोटिसेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ उस ऑफिशियल रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑफ दैट ट्रेड यूनियन उसमें ही होंगे। अब अगर कोई ट्रेड यूनियन चाहती है कि भैया मैं तो अपना ऑफिशियल एड्रेस जो है हेड ऑफिस का वो चेंज कर रहा हूँ, तो आप चेंज कर लो, लेकिन चेंज करने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा। मस्ट इन्फॉर्म
विद इन 14 डेज इन राइटिंग। किसको? रजिस्ट्रार को बता दो कि भैया हमने अपना ऑफिशियल जो एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, उसे चेंज कर दिया है और ये मैं आपको 2 दिन के बाद ही आपको मैंने राइटिंग में दे दिया है, तो उसे आप रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपने ऑफिशियल रजिस्टर में उस एड्रेस को अपडेट कर देगा। अब सेक्शन 13 कह रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। बेसिकली ये एक अकाउंटिंग का टर्म है। अकाउंटिंग में क्या होता है ना, जो भी कंपनी आप बनाते हो तो उस कंपनी को एक लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। लीगल एंटिटी यानी कि जैसे कि आप एक इंसान हो, उसी तरह से उस कंपनी को ट्रीट किया जाता है। नाउ वंस रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन बिकम्स अ लीगल पर्सन। जैसे कि एक कंपनी एक रियल ह्यूमन बीइंग जो कानून की नज़र में होता है ना, वैसे ही इस ट्रेड यूनियन को भी ट्रीट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रेड यूनियन होगी ये कॉर्पोरेट बॉडी बन जाएगी, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ना तो ये जो ट्रेड यूनियन है, ना तो ये प्रेसिडेंट होगी, ना सेक्रेटरी होगी, वो सभी अलग होंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन अलग होगी, उसकी पहचान अलग होगी ट्रेड यूनियन की। परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी कि इसके मेंबर्स जो होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वो सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती रहेगी, वो हमेशा चलेगी जब तक उसे ऑब्वियसली डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता। इसकी एक कॉमन सील होगी, ठीक है, ऑफिशियल स्टैम्प होगा जो अपने डॉक्यूमेंट्स पर वो लगाएगी, जो आप अपने कॉलेजेस वगैरह में भी देखते होंगे, ऑफिसेस में भी आपने देखा होगा, वो सभी चलते हैं। और ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकती है, यानी कि जो ट्रेड यूनियन का जो भी नाम होगा ना, वो अपने नाम से मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, अपने ही नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब देखो, ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन खुद नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक मतलब बिल्डिंग है ना, वो तो बस वो तो एक जगह है ट्रेड यूनियन, उसके नाम से ये जो उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली वो करते हैं, लेकिन वो किसका नाम लेंगे? अपना नाम नहीं बताएंगे, वो नाम बताएंगे ट्रेड यूनियन का। और जो भी केस होगा या फिर ट्रेड यूनियन जिस पर केस करेगी वो भी ट्रेड यूनियन के नाम से ही होगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ लो, ये है ट्रेड यूनियन और इसको चलाने वाले हैं ये लोग, मान लो एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है। तो ये लोग अलग हैं और ये ट्रेड यूनियन अलग है। अब दोनों ही एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एक बॉडी में, ऑब्वियसली। देखो, इंसान तो अलग ऑपरेट कर लेंगे, जी लेंगे ना, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव किसका है? ट्रेड यूनियन का है। ट्रेड यूनियन क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की अलग पहचान है, एक आपको उसके नाम से ट्रेड करना है, ठीक है। नाउ सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेड यूनियंस। अब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड कंपनीज एक्ट 1956, ये जो एक्ट्स हैं ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इनमें से किसी एक्ट में के तहत हुआ है तो उसे वॉइड माना जाएगा, यानी कि शुरुआत से ही खारिज होगी वो, यानी इलीगल होगी एक तरीके से। इलीगल नहीं कहेंगे, बट लीगल भी नहीं होगी वो। अगेन, अगर इस सेक्शन 13 में आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं और कोशिश करूंगा और इजी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर दूं। इसे एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होगी ना, वो एक लीगल पर्सनैलिटी होगी। मान लो ये है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अब इसका कुछ नाम है, मान लो ABD, इसका नाम है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का। अब सबसे पहले तो इसे कॉर्पोरेट बॉडी माना जाएगा, यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके जो मेंबर्स हैं ना, एग्जीक्यूटिव हो गए, ये अलग हैं और ये अलग हैं, दोनों की ही पहचान अलग है, इसे कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या ट्रेजरर है, ये सब तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक डायलॉग था जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश बना रहना चाहिए। उसी तरीके से ये है, यानी ये जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ये आते जाते रहेंगे लेकिन ट्रेड यूनियन बनी रहेगी। उसके बाद कॉमन सील है, ये सभी जो लोग हैं ना एग्जीक्यूटिव के, ये जो सील यूज़ करेंगे अपने नाम की नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के नाम की सील यूज़ करेंगे। और जो भी ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदेंगे वो ट्रेड यूनियन के नाम से खरीदेंगे, ना कि अपने नाम से। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे वो ट्रेड यूनियन के नाम से करेंगे। इन पर जो केस होगा या फिर ये जिस पर भी केस करेंगे वो अगेन ट्रेड यूनियन के नाम से ही होगा, ठीक है। ये लोगों का बस इतना काम है कि ये ट्रेड यूनियन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं उसे, बस। और ओके, इसके बाद चैप्टर 3 है, जैसे
यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में इसे करेंगे। ये था इसका पार्ट 1 एंड आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर इसको आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, बैरैक्स भी सारी वहाँ पर अपलोडेड हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम इसमें यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।